साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। मॉक टेस्ट 3 के साथ मैं हरि सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। साथियों इस टेस्ट को ज्वाइन करें इस माइंडसेट के साथ कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल आप अपना माइंड को सेट कर लें कि आप अभी परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। पहला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट 2 लिखा गया है जो थोड़ा सा गलत है। ये मॉक टेस्ट 3 है। तो हम लोग चूंकि जल्दी जल्दी काफ़ी काम किया जा रहा है, थोड़ी सी कुछ अशुद्धि हो जा रही है, तो आप हमारी अशुद्धि पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। चूँकि हम भी आप ही की तरह इंसान हैं, काम करते हैं, तो निश्चित रूप से अशुद्धियाँ हल्का फल्का हो जा रहा है। वैसे प्रयास किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा कि अशुद्धि ना हो, लेकिन किसी न किसी कारण से कुछ कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी। ये मॉक टेस्ट 3 है, इस पर आप ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, अभी आप प्रश्नों के साथ कॉपी कलम को निश्चित रूप से रख लिए होंगे हमारे अपने पास, ऐसा हम आशा करते हैं। कॉपी कलम या OMR को आप रख लिए होंगे और जितना भी हम ABCD ऑप्शन बोलते हैं उसमें से आपको जो सही हो उसको आप लिखते चलेंगे। जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको बिल्कुल आप स्किप कर देंगे। चूँकि माइनस मार्किंग का प्रश्न है तो उस वैसे प्रश्नों को आप स्किप कर देंगे। पहला प्रश्न के साथ 1857 के समसामयिकी समकालीन इतिहासकार हैं। इन चारों में से जो ऑप्शन आपको सही बुझा रहा है उसको आप अपना ABCD जो बुझा रहा है आप उसको लिखें। एक प्रश्न के बाद आपको एक प्रश्न में मैं 30 सेकेंड का आपको समय देता हूं। चूंकि 2 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन बनाना रहता है, मतलब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, और उसी में आपको कई तरह का अन्य काम भी करना होगा। तो निश्चित रूप से हम यहाँ मेरा प्रयास है कि 1.5 घंटा में आपका ये टेस्ट सबमिट हो जाए। तो इसका उत्तर साथियों पहला का निश्चित रूप से आपने सही मारा होगा। इसका उत्तर है डी, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां, मोइनुद्दीन। इसका उत्तर है डी। 1857 के समसामयिकी इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्रों द्वारा धोखा दिया गया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो आप बतावे साथियों दूसरा का उत्तर क्या होगा। निश्चित रूप से आपने सही बनाया है। दूसरा का उत्तर डी है, तात्या टोपे, अर्थात तात्या टोपे को धोखा दिया गया था और अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। दूसरा का उत्तर है डी। तीसरा, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो इसका उत्तर आप लिख लिए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिखिए, क्योंकि ये छोटा ऑप्शन है। छोटा ऑप्शन आपको तुरंत देखकर आप उसको टिक आउट कर लेंगे। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है चित्तौड़, बी। 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था चित्तौड़। चौथा, कथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण आर, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। अब इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन होगा आप इसको समझें और डिकोड करें। ABCD में कौन सा सही होगा। आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। निश्चित टाइम ओवर हो गया। ए सही है किंतु आर गलत है। इसका ऑप्शन सी है। इसका ऑप्शन साथियों सी है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है। 5वां, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से
भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो पांचवा का उत्तर क्या होगा साथियों? आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए। छोटा सा इसका ऑप्शन है, तो खटाक से ऐसे प्रश्नों का उत्तर को आप लिखे। निश्चित रूप से 1857 का विप्लव, 1857 का विप्लव। छठा प्रश्न, इसका पांचवा का उत्तर है ए, 1857 का विप्लव। छठा, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ग्वालियर व कालपी, बी है इलाहाबाद और बनारस, सी फैजाबाद, डी जगदीशपुर। सूची 2 में है कुंवर सिंह, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्लाह, तात्या टोपे। तो आपको इसको बनाने के लिए 15 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। खट से आप इसको सुमेलित कीजिए, क्योंकि इतना ही आपको समय परीक्षा हॉल में भी रहेगा। आपको परीक्षा हॉल में प्रश्न जानते हुए भी आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए टाइम बाउंडेशन आपके साथ निश्चित रूप से थोड़ा सा टाइट किया गया है कि आप मेरे साथ जब टेस्ट में आप शामिल हो जाइएगा, सारे प्रश्नों को आप बना लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप ये करेंगे। तो साथियों, इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए। 7 नंबर को अब हम लोग देखते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह टू को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह टू को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपने सही मारा है। इसका उत्तर है बी, 12 मई 1857। अर्थात मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह टू को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। सुमेलित कीजिए। सूची 1 झांसी, फतेहपुर, मथुरा, संभलपुर। सूची 2 लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला, देवी सिंह, सुरेंद्र साई। तो इसका कूट में कौन सा सही है, आपको इसको टिक आउट करना है। 20 सेकंड का आपको साथियों टाइम दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी आप सारा का मिलान करें कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। चूंकि टाइम बाउंडेशन आपको वहां भी रहेगा, निश्चित समय में आपको सारा प्रश्न को कर लेना होगा। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है ए, इसका उत्तर है ए। 9वां, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर साथियों आपने क्या लिखा है? जल्दी से जल्दी आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। इसका उत्तर है ए, बख्त खां। इसका उत्तर है ए, बख्त खां। साथियों 21 तारीख तक लगातार मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। 21 तारीख तक लगातार मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, इसलिए आप 6 बजे से सभी काम छोड़कर इस माइंड सेट के साथ कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, इस टेस्ट को ज्वाइन करें। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। 10, किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व एंटी को मापने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व को मापने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो जो क्वेश्चन साथियों आपको क्लिष्ट लगेगा आप उसको बिल्कुल स्किप कर देंगे। इससे यह होगा कि चूंकि माइनस मार्किंग का है तो आपका नंबर काटा नहीं जाएगा। और 21 तारीख तक में आपको इतना मॉक टेस्ट का आयोजन करवा के इतना आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा कि आप निश्चित रूप से परीक्षा में बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास करेंगे। तो आप एक भी दिन टेस्ट को न छोड़ें, प्रत्येक दिन टेस्ट में निश्चित रूप से भाग लें और संभव हो तो प्रत्येक टेस्ट को 2 से 3 बार, चूंकि प्रत्येक दिन वीडियो शाम में 6 बजे प्रीमियरिंग किया जाता है,
तो पीछे का जो भी वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध रहता है। तो प्रत्येक सेट को कम से कम 2 से 3 बार देख लिया करें। देखे नहीं, कॉपी कलम पर उसको प्रत्येक को बनाया करें। जैसे मान लीजिए कि पहला दिन आपका मॉक टेस्ट 1 में 50 गलती हुआ, तो दूसरा दिन वो गलती की संख्या 40 होगी, तीसरा दिन 30 होगा, दूसरा दिन अगले दिन उसके 20 होगा। इसका मतलब उत्तरोत्तर आपका गलती कम होते चला जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक टेस्ट को आप कम से कम 3 से 4 बार 5 बार दे लें। इसीलिए मैं 21 तारीख तक जो है सो आपको टेस्ट दूंगा। 21 के बाद 22 को आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो आपका इतना रिवीजन हम करवा देंगे कि आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करेंगे। इसलिए प्रत्येक टेस्ट को कम से कम 2 से 3 बार दे लें और इस माइंडसेट के साथ दें कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। तो 10 का उत्तर साथियों डी है, C14। 10 का उत्तर डी है, C14, अर्थात किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व को मापने के लिए आयु का मानक होना चाहिए C14। 11, भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावे और कितने सदस्य होते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावे और कितने सदस्य होते हैं? तो 11 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है, 2। भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावे और 2 सदस्य होते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावे और 2 सदस्य होते हैं। 12, कौन सी नदी ओडिशा में डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी ओडिशा में डेल्टा बनाती है? तो निश्चित रूप से आपने इसका उत्तर लिख लिया होगा। 12 का उत्तर साथियों ए है, महानदी। महानदी ओडिशा में डेल्टा बनाती है। 13, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है 13 का, बिल्कुल सही आपने बनाया है, सी, सोन। गंगा की सहायक नदी सोन उत्तर की ओर बहती है। 14, निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? निम्न में कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो 14 का उत्तर साथियों बिल्कुल बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर कोयला है, बी, इसका उत्तर कोयला है। 15, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो 15 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है, ए, पर्वतीय वर्षा। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। 16, चक्रवात क्या है? चक्रवात क्या है? चक्रवात क्या है? तो निश्चित रूप से 5 सेकेंड का टाइम पढ़ने के लिए। 5 सेकेंड तो साथियों ऐसे हवा में निकल जाता है जैसे कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन क्या करें साथियों, समय का बंदी से परीक्षा हॉल में भी आपके साथ यही स्थिति रहेगा। आप जानते हुए भी अगर आप हमारे टेस्ट में समय के पाबंदी पर ध्यान नहीं रखेंगे तो जानते हुए परीक्षा हॉल में क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। इसीलिए इस पर ध्यान दिया जाता है। इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी। चक्रवात कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी, सी इसका उत्तर है। 17, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो 17 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही मारा होगा, धर्मपाल। इसका उत्तर डी है। धर्मपाल ने बौद्ध के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 18, न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? तो 18 का उत्तर बिल्कुल सही है, आपने मारा है। नहीं मारा है तो उत्तर को बिल्कुल करेक्शन नहीं करेंगे, उत्तर बिल्कुल करेक्शन नहीं करेंगे। इसका उत्तर है दिल्ली, सी। इसका उत्तर है दिल्ली, सी।
इस टेस्ट को गुरुदक्षिणा स्वरूप 10 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें। इस टेस्ट को गुरुदक्षिणा स्वरूप 10 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें सेवा भावना के साथ, क्योंकि उनमें से जो साथी बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित होंगे तो आपको दुआ जीवन भर देंगे। और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट अपलोड किया जा रहा है। तो अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 19 मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है, बिल्कुल सही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। सी मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। 20 मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल। साथियों, ये टेस्ट आपको कैसा लग रहा है आप YouTube पर निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, और आपको कितना नंबर आया और आप कहां से हैं इस नाम के साथ निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप कमेंट के रूप में छोटा सा मेहनत निश्चित रूप से करें, कमेंट निश्चित रूप से करें। तो 20 का उत्तर साथियों बिल्कुल सही आपने लगाया है, 6 वर्ग, अर्थात मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल 6 वर्ग ही हैं। 21 भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है, तो 21 का उत्तर है साथियों, बिल्कुल सही मारा है आपने, 1 बार। बी है इसका उत्तर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 1 बार संशोधित किया गया है, बी ऑप्शन। 22 असम का प्रतीक पशु है। असम का प्रतीक पशु है, कौन सा पशु असम का प्रतीक है। तो 22 साथियों, जो प्रश्न आपको नहीं आता होगा वैसे प्रश्नों को आप स्किप कर देंगे। तो 22 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से है एक सींग वाला गैंडा। असम का प्रतीक है एक सींग वाला गैंडा। 23 परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 23 का उत्तर है, निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। नहीं लगाया है सही तो आप अपने आप को बिल्कुल सही नहीं करेंगे, गलत के साथ नंबर 0.25% काट के ही उत्तर देंगे। अगस्त 1948 ईस्वी में, अर्थात परमाणु आयोग का गठन किया गया था अगस्त 1948 ईस्वी में। परमाणु आयोग का गठन किया गया था अगस्त 1948 में। 24 सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो 24 का उत्तर साथियों बिल्कुल आपने सही लगाया है। 24 का उत्तर राजकोषीय नीति, बी, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। 25 तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है। तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो बिल्कुल सही, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार हैं या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रधान शिक्षक में चयनित हो। 26 सबसे बड़ा नदी मुहाना है। सबसे बड़ा नदी मुहाना है, तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। सबसे बड़ा नदी मुहाना है ओब नदी का मुहाना। सबसे बड़ा नदी मुहाना है ओब नदी का मुहाना। 27 सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है साथियों, तो इस प्रश्न को तो सभी लोग जानते होंगे, अपना देश है, इसमें सोचने की क्या बात है, भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। 28 ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो इसका उत्तर साथियों
बिल्कुल आपने सही बनाया है। नहीं बनाया है तो अपने उत्तर को बिल्कुल आप सही नहीं करेंगे। इसका उत्तर है संस्कृत। ऋग वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। 29, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन था? तो 29 का उत्तर साथियों बिल्कुल बिल्कुल सही आपने मारा है, सी, अपोलो 11। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान था अपोलो 11। 30, किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो 30 का उत्तर साथियों आपने ABCD में क्या लिखा? सही लिखा। उसकी लंबाई का करीब करीब आधा। किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई उसकी लंबाई का करीब करीब आधा होना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। अब 31, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? धातु के टेबल पर रखा धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? 31 नंबर प्रश्न, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? तो 31 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही मारा होगा, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर आपने सही मारा है बिल्कुल, चालन एवं संवहन द्वारा। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप चालन एवं संवहन द्वारा ठंडा होगा। 32, एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि साथियों जो क्लिष्ट प्रश्न होगा आप उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर साथियों सी है, पारे का संसंजन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि पारे का संसंजन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। 33, पानी से भरे गिलास के नीचे रखे कागज को बिना पानी के छल के खींच लेने की क्रिया जिस कारण संभव होती है वह है। बिल्कुल सही मारा है आपने, जड़त्व के कारण। सी, पानी से भरे गिलास के नीचे रखे कागज को बिना पानी के छल के खींच लेने की क्रिया जिसके कारण संभव होती है वह है जड़त्व। 34, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, तो इसका उत्तर है साथियों बिल्कुल सही, अपकेंद्री बल के कारण। अगर आपका उत्तर गलत है तो बिल्कुल आप उसको करेक्शन नहीं करेंगे। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है अपकेंद्री बल के कारण। रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगे किरणें उत्पन्न होती है? रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है? तो आपने इसका उत्तर बिल्कुल सही मारा है। इसका उत्तर है ए, अवरक्त। इसका उत्तर है ए, अवरक्त। 36, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही, ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। सी, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में।
लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। 37 निम्नलिखित में से उस धनराशि को क्या कहा जाता है जो किसी देश में ब्याज की अनुकूल दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें प्रवाहित हो जाती है। निम्नलिखित में से उस धनराशि को क्या कहा जाता है जो किसी देश में ब्याज की अनुकूल दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें प्रवाहित की जाती है। तो 37 का उत्तर साथियों हॉट मनी इसको कहा जाता है, उत्प्रवाही धन, हॉट मनी। इसका उत्तर है साथियों सी, इसका उत्तर है सी, हॉट मनी। अर्थात हॉट मनी उस धनराशि को कहा जाता है जो किसी देश में ब्याज के अनुकूल दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें प्रवाहित हो जाती है। 38 प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो बिल्कुल आपने सही बनाया है, ये प्रश्न निश्चित रूप से आपने सही बनाया होगा। आइसोप्रीन का सी, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का सी। 39 ग्रे मैटर में होता है, ग्रे मैटर में होता है, बिल्कुल सही, न्यूरोगोलिया। ग्रे मैटर में होता है न्यूरोगोलिया, डी ऑप्शन के साथ। ग्रे मैटर में होता है न्यूरोगोलिया, डी ऑप्शन के साथ। 40 किस महासागर में केप कामोरीन स्थित है? किस महासागर में केप कामोरीन स्थित है? साथियों आप इस चैनल को ये सुझाव दिया जाता है कि 21 तारीख तक बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और प्रत्येक टेस्ट को कम से कम 2 से 3 बार इस मॉक टेस्ट का जो आयोजन किया जा रहा है, तो प्रत्येक दिन क्वेश्चन का पैटर्न को अलग अलग तरह से बदल के दिया जा रहा है। आप इतना टेस्ट दे लेंगे, प्रत्येक टेस्ट को 2 से 3 बार रिफाइन कर लेंगे, तो आप आज कागज़ पर लिख लें कि आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर से पास करेंगे। और जन सेवा स्वरूप इस वीडियो को कम से कम 10 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हमारे इस चैनल के तहत कम से कम 2000 प्लस शिक्षक साथी बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित हो। तो 40 का उत्तर साथियों आपने सही मारा है, हिंद महासागर में। 40 का उत्तर हिंद महासागर है। हिंद महासागर में केप कामोरीन स्थित है। 41 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो 41 का उत्तर है साथियों, बिल्कुल आपने सही मारा है, मुंबई। इसका उत्तर है बंबई में। 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 42 मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो 42 का उत्तर साथियों बिल्कुल सही, यकृत में, सी। 43 डैश से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। डैश से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो बिल्कुल सही आपने मारा है, इसका उत्तर है सी, कांच। कांच से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। 44 किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? तो 44 का उत्तर है साथियों ए, अमेरिका ने दिया था। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? तो अमेरिका ने दिया था। 45 निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? तो बिल्कुल सही, वाटर वर्ड। अगर आपने सही नहीं मारा है तो बिल्कुल आप अपने उत्तर का करेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही उत्तर का करेक्शन कर देंगे तो आपको कितना नंबर आया आपको पता नहीं चलेगा। और फाइनली आपको 150 में कितना नंबर आता है आप इसको कमेंट करेंगे। आप YouTube पर निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, तब हमको लगेगा कि हमारे द्वारा किया गया मेहनत सही दिशा में है। 46
किस संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? किस संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? ये साथियों जो हमारे संगीत के शिक्षक होंगे या जिनका संगीत में रुचि होगा वो निश्चित रूप से देंगे। जो संगीत में जिनका रुचि नहीं होगा उनके लिए ये थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न होता है। 46 नंबर का उत्तर निश्चित रूप से सी है, वीणा के, अर्थात वीणा के संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं। 47 इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? तो 47 का उत्तर बिल्कुल आपने सही, लाक्षा, सी है। 48 स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया? स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया? तो साथियों इसका उत्तर हम लोग सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सभी लोगों ने सही मारा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी के कारण उनको आज पूरा देश काफ़ी सम्मान के दृष्टिकोण से देखता है। 49 गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक किसकी सहायक नदी है? तो 49 का उत्तर साथियों बिल्कुल सही आपने, गंगा नदी की। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। 50 यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी है। यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी है। तो 50 का उत्तर साथियों सी, एमू। यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी एमू। 51 एड्स की बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है? एड्स की बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है? तो आपने सही मारा है इसका उत्तर। इसका उत्तर है डिफिशियंसी। एड्स की बीमारी में डी का अर्थ है डिफिशियंसी। 52 ओटावा किसकी राजधानी है? ओटावा किसकी राजधानी है? बिल्कुल सही, ओटावा राजधानी है कनाडा की। ओटावा राजधानी है कनाडा की, सी ऑप्शन। 53 स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई से व्यक्त किया जाता है? स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई से किया जाता है? तो इसमें हमारे जितना भी महिला प्रतिभागी हैं वो तो निश्चित रूप से जानती होंगी, क्योंकि वो सोना निश्चित रूप से पहनती हैं। इसका ऑप्शन ए है, कैरेट से। स्वर्ण की शुद्धता को कैरेट से व्यक्त किया जाता है। 54 किसका दूसरा नाम सव्यसाची है? किसका दूसरा नाम सव्यसाची है? तो इसका उत्तर साथियों आपने सही मारा है, अर्जुन का नाम सव्यसाची है। अर्जुन का नाम सव्यसाची है और सी ऑप्शन इसका है। 55 गुजरात में आनंद किस लिए प्रसिद्ध है? गुजरात में आनंद किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही, आपने सही मारा है। नहीं मारा है तो उत्तर को बिल्कुल करेक्शन नहीं करेंगे। इसका उत्तर है ए, दूध उत्पादन के लिए। 56 अपने मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? अपने मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो आपने बिल्कुल सही मारा है, पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है बिल्कुल तलछटी चट्टान। तलछटी चट्टान जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है। तलछटी चट्टान जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है, तलछटी चट्टान। 58 आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की? आनंद वन
एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की? तो 58 का उत्तर साथियों आपने सही मारा है। 58 का उत्तर ए है, बाबा आमटे। 58 का उत्तर बाबा आमटे। 59, राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो बिल्कुल सही आपने मारा है, इसका उत्तर है चित्तौड़। राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। 60, मृत सागर कहाँ स्थित है? मृत सागर कहाँ स्थित है? मृत सागर कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल इजराइल और जॉर्डन के बीच। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। 61, तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? तो 61 का उत्तर साथियों बिल्कुल कंचनजंगा, सी। तिब्बती लोग चोमोलुंगा अथवा देवी कंचनजंगा को कहते हैं। 62, किसने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? किसने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? तो इसका उत्तर है अरविंद घोष, बी। अरविंद घोष ने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है। 63, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो इसका उत्तर साथियों आपने बिल्कुल सही मारा है। चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार हैं या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रधान शिक्षक में चयनित हो। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट का श्रृंखला आपको समय से आधा घंटा पूर्व मिल जाया करेगा और बिना किसी परेशानी के आप टेस्ट में भाग ले लिया करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको फिर यूट्यूब पर खोजना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो रहता है तो खोजने में परेशानी होती है। इसलिए आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर फालतू में आपको एक भी मटेरियल नहीं मिलेगा। जो भी मटेरियल मिलेगा काम का ही मिलेगा। तो प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? आपने बिल्कुल सही मारा है, केचुआ को, ए। 64, पृथ्वी के डैश में NiFe निकेल और फेरस पाया जाता है। तो 64 का उत्तर साथियों बिल्कुल सही है, नहीं है तो सही नहीं करेंगे। क्रोड, पृथ्वी के क्रोड में Ni और Fe निकेल और फेरस पाया जाता है। 65, जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है? जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है? तो बिल्कुल सही है, लाल चक्र होता है, ए। जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है? तो लाल चक्र, ए। जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है? तो लाल चक्र, ए। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन पर स्वीकृति प्रदान करता है? राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन पर स्वीकृति प्रदान करता है? तो निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। अगर नहीं लगाया है तो करेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, सी है, राज्य विधानसभा के, सी। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा के अनुमोदन पर स्वीकृति प्रदान करता है। 67, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो 67 का उत्तर साथियों बिल्कुल आप सही हैं, ए है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की। 68, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है?
किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इसका उत्तर बिल्कुल सभी लोगों ने सही लगाया होगा, हेरोडोटस को। इसका उत्तर है बी, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। 69 पास्कल एक है, पास्कल एक है। 69 पास्कल क्या है? तो पास्कल बिल्कुल उच्च स्तरीय भाषा है। ए, पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा है। 70 राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है। राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है, किस नदी से प्राप्त करता है? राजस्थान नहर, तो इसका उत्तर, चूंकि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, आप अपने उत्तर का करेक्शन नहीं करेंगे। इसका उत्तर बिल्कुल सतलज नदी आपने मारा है तो सही, नहीं तो आपका उत्तर गलत है। राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है सतलज नदी से। 71 अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। तो 71 का उत्तर, 71 ABCD में आपको जो समझ में आ रहा है आप उसको डिकोड करें और घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं घबराएं, आपको इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि आप परीक्षा में बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास करेंगे। तो 71 का उत्तर साथियों बी है, चंबल और साबरमती। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी से द्विविभाजित होती है। 72 माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय सन में प्राप्त की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय सन डैश में प्राप्त की गई थी। तो 72 का उत्तर है साथियों ए, 1953 ईस्वी में। सही आपने मारा है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय सन 1953 ईस्वी में प्राप्त की गई थी। 73 सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बिल्कुल सही, स्पेन का। सांड की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। 74 गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका उत्तर बिल्कुल सही, गुरु अंगद द्वारा। बी ऑप्शन के साथ गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी और इसका बी ऑप्शन है। 75 उद्योगों की लेवल प्लेइंग फील्ड की तर्कयुक्ति की अपेक्षा होती है। तो 75 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही मारा है। सी, घरेलू उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए। 76 निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? बिल्कुल ही आपने सही मारा है, नहीं मारा है तो करेक्शन नहीं करेंगे। प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान। 77 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। 78 सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि बिल्कुल आपने सही मारा है। इसका उत्तर है ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। 79 हर्बेरियम क्या है?
सी, एक केंद्र जहां चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह रहता है। अस्सी, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, क्यों? कारण? तो 80 का उत्तर साथियों डी है, पृथ्वी की वक्रता। 81, माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है बी, तस्लीमा नसरीन। 82, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। बिल्कुल आपने सही मारा है, राम राजा। साथियों ये जो 5-7 क्वेश्चन था जिसको रिपीट करवाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 83, इसको पहला मॉक टेस्ट में भी पूछा गया था, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट था इसीलिए इस क्वेश्चन को समाहित किया गया था। 83, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? बिल्कुल सही मारा है आपने, इसका उत्तर है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। 84, मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है बिल्कुल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 85, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या क्या है? तो इसके लिए साथियों आपको 5 सेकेंड। टाइम ओवर हो चुका है। इसका उत्तर निश्चित रूप से आपने मार दिया होगा। इसका उत्तर है डी, 36। 86, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो बृहस्पतिवार का तापमान है बिल्कुल 36 डिग्री सेंटीग्रेड, बी। किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंतः स्थित हो? बिल्कुल 128। 88, रसायन के वर्ग में 27 विद्यार्थी हैं तथा भौतिकी कक्षा में 22 विद्यार्थी हैं। 7 विद्यार्थी रसायन एवं भौतिकी दोनों क्लास करते हैं, तो सिर्फ भौतिकी और रसायन वालों का अनुपात क्या होगा? साथियों निश्चित रूप से मैथ का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको समय चाहिए, लेकिन समय बिल्कुल आपको वहाँ नहीं मिलेगा परीक्षा हॉल में। मात्र 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना होगा, उसी में आपको कुछ अन्य कार्य भी करना होगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड ही मिलेगा। तो चाहे आप मैथ का क्वेश्चन बनाएं या साइंस का या बाल मनोविज्ञान का, सीडीपी का, तो इसलिए हमारा स्ट्रेटजी है कि अन्य विषयों को 20 सेकेंड से 25 सेकेंड में खींच लिया जाए और मैथ के क्वेश्चन में 30 सेकेंड का समय दिया जाए। तो ये इस पाबंदी के साथ अगर आप अपने सेट को बनाएंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में आप 150 प्रश्नों को हिट कर पाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा हॉल में 40 से 50 क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। इसको आप आज कागज़ पर लिख लें। इसलिए हमारे साथ हमारे ही स्पीड से आप चलें, आप लगातार प्रैक्टिस करें। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमारे साथ चलना शुरू कर देंगे। जो प्रश्न नहीं बन रहा है उसके लिए चिंतित नहीं होइए, उसको स्किप करके आगे बढ़िए। जब आपको लगेगा कि हमने जो इतना भी प्रश्न आ रहा है उसको टिक आउट कर लिया है, जो भी लिखना है उसका उत्तर हमने दे दिया है, उसके बाद अगर आपके पास समय बचेगा तब बचे हुए प्रश्नों को आप हिट करेंगे। नहीं तो स्थिति ये होगी
कि आप सभी को बनाने के चक्कर में जिस प्रश्नों को आप बिल्कुल जानते हैं, 100% जानते हैं, वो भी प्रश्न छूट जाएगा। इसलिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पहले जो प्रश्न आते जा रहा है क्रम वाइज, उसको बिल्कुल करते हुए चलेंगे, उलझाने वाले प्रश्नों में बिल्कुल नहीं उलझेंगे। तो 88 का उत्तर डी है, 3:4। 89, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी की उम्र का 1.1/4 गुना है, उसके पुत्र की उम्र 1/10 गुनी है, उसकी उम्र के तो उसके पुत्र की उम्र है। बिल्कुल इसका उत्तर है 3 वर्ष। इसका उत्तर है 3 वर्ष। बहुत सारे हमारे प्राइमरी के शिक्षक साथियों ने ये कमेंट किया कि सर चूंकि हम लोग 1 to 5 के शिक्षक हैं, मैथ में दिक्कत हो रहा है, मैथ नहीं बन पा रहा है। तो ये स्वाभाविक बात है, ये 5 से ऊपर का सारा मैथ है, आपको बुक भी देखने को नहीं मिल पाता है, बहुत व्यस्तता रहती है। तो जो शिक्षक साथी को आप मैथ में दिक्कत हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप मैथ को स्किप कर देंगे, और नहीं तो आप मैथ को हिट करेंगे सबसे लास्ट में, उससे आपका समय का बचत होगा। 90, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था अकबर ने। सी, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था अकबर ने। 91, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? बिल्कुल आपने सही बनाया है, राजकुमार परवेज को। बी, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। 92, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? तो बिल्कुल सही, औरंगजेब ने। डी ऑप्शन के साथ, राजकुमार अजीम को औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार बनाया था। राजकुमार अजीम को औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार बनाया था। चैनल को साथियों आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल कुछ और हम सरप्राइज देने जा रहे हैं चैनल पर, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेंगे। कुछ ऐसा सरप्राइज, कुछ जो आपको परीक्षा में निश्चित रूप से आप पास करेंगे। सरप्राइज है, इसलिए उसको भी हम बोलेंगे नहीं। 93, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। बिल्कुल राजकुमार अजीम ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था, राजकुमार अजीम ने। बी ऑप्शन के साथ, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने। बी ऑप्शन। 94, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है, कहां भटक रहे हैं साथियों, इसका उत्तर है अपना बिहार राज्य। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, बिहार। बिहार ने भूमि सुधार कानून बनाया। सी ऑप्शन है इसका। 95, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो आपने बिल्कुल सही बनाया होगा। जिस राज्य में हम रहते हैं उसको छोड़ के दूसरा कोई राज्य हो ही नहीं सकता है। इसका उत्तर है ए, बिहार। अर्थात बिहार राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। बिहार राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। 96, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? बिल्कुल अपना ही राज्य बिहार, बिहार के कारण हुआ। भारत के संविधान में पहला संशोधन बिहार राज्य के कारण हुआ। 97,
उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर बिल्कुल आपने सही मारा है, नहीं मारा है तो उत्तर को बिल्कुल करेक्ट नहीं करेंगे आप। इसका उत्तर है बी, उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। उत्तक संवर्धन का सही वर्णन उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार है। उत्तक संवर्धन का सही वर्णन उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार है। 98, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो बिल्कुल सही, निम्न तापमान, बी, क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। 99, बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी? बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी? बिल्कुल आपने सही मारा है, 1872, ए ऑप्शन के साथ। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। 100, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? तो बिल्कुल अपने ही राज्य का, बिहार का है। विदेशिया बिहार राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है। विदेशिया बिहार राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है। 101, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? साथियों, सीटेट केवीएस के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका नंबर है 9472342737 अर्थात 9472342737। ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम व जिला के नाम के साथ मैसेज करें। यह सेवा निःशुल्क है। आपको 22 तारीख के बाद बहुत ही अच्छे तरीका से, चूँकि केवीएस का भी बहुत अच्छा तरह वैकेंसी आया है, तो तैयारी करवाया जाएगा। या जो सीटेट के प्रतिभागी हैं वो भी इसमें ऐड हो। ये सारा सेवा निःशुल्क है और टॉप क्वालिटी का आपको कंटेंट दिया जाएगा। तो आप अपना नाम और जिला के नाम के साथ व्हाट्सएप निश्चित रूप से करें। तो 101 का उत्तर बिल्कुल आपने डी, पाठ्यचर्यी विषय, अर्थात पाठ्यचर्यी विषय गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। 102, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल चलना संज्ञान से संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन के साथ। चलना संज्ञान से संबंधित नहीं है। चलना संज्ञान से संबंधित नहीं है। 103, बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े बालों की स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की किस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? तो निश्चित रूप से साथियों आपने सही लगाया होगा, लिंग संगतता, सी ऑप्शन के साथ। 104, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? उत्तर बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष। बी, उत्तर बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष। 105, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है?
तो बिल्कुल सही आपने मारा है, ए और बी दोनों। सतत मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन अर्थात विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन सतत मूल्यांकन एवं समग्र मूल्यांकन कहलाता है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन सतत मूल्यांकन एवं समग्र मूल्यांकन कहलाता है। 106 ब्रान फ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर है मैकोतंत्र, बी। ब्रान फ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के मैक्रोतंत्र पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। 107 एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? तो बिल्कुल इसका आपने सही उत्तर मारा है। इसका उत्तर है हिलगार्ड, बी। एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक हिलगार्ड महोदय थे। एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक हिलगार्ड महोदय थे। 108 निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर है गिरोह से पहले आयु, सी। गिरोह से पहले आयु, सी। गिरोह से पहले आयु बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। 109 संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो 109 का उत्तर साथियों बिल्कुल बी, लेव वाइगोत्स्की, बी ऑप्शन के साथ। संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया लेव वाइगोत्स्की महोदय ने। संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को लेव वाइगोत्स्की महोदय ने प्रतिपादित किया। 110 थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के किस शब्द का प्रयोग किया गया था? थ्रस्टन के द्वारा बुद्धि के किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ए प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के लिए प्राथमिक मानसिक क्षमताएं शब्द का प्रयोग किया गया था। 111 निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? बिल्कुल सही, साहचर्य। साहचर्य रक्षात्मक युक्ति नहीं है। साहचर्य रक्षात्मक युक्ति नहीं है। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? 112 निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? बिल्कुल सही, उद्यमी सामर्थ्यता। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो उद्यमी सामर्थ्यता। 113 अच्छे समायोजन की विशेषता है। अच्छे समायोजन की विशेषता है। बिल्कुल सही, आपने सही मारा है, सहनशीलता, ए ऑप्शन के साथ। अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता। अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता। 114 पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिल्कुल उंट के द्वारा। पहली, डी ऑप्शन के साथ, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना उंट महोदय के द्वारा की गई थी। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना उंट महोदय के द्वारा की गई थी। 115 नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है?
तो बिल्कुल साथियों आपने सही बनाया है। इसका उत्तर है आत्मसात्करण, ए ऑप्शन के साथ। अर्थात नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना आत्मसात्करण कहलाता है। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना आत्मसात्करण कहलाता है। 116 बाल अपराध का कारण नहीं है। बाल अपराध का कारण नहीं है, बिल्कुल सही। उचित घरेलू वातावरण, बाल अपराध का कारण नहीं है, उचित घरेलू वातावरण। एक 117 बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतया नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, शरीर गतिक बुद्धि। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतया नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, शरीर गतिक बुद्धि कहलाता है। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतया नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, शरीर गतिक बुद्धि कहलाता है। 118 दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? बिल्कुल संवेदी गामक अवस्था की, ए। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना संवेदी गामक अवस्था की विशेषता है। और इन सारे प्रश्नों का लमसम हमने अपने पूर्व में जितना भी क्लास चलाया है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है सही का हमने प्रैक्टिस करवा दिया है। अगर आप और मोर देन मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा डाले गए पूर्व के प्रैक्टिस सेटों को आप देखें और उसको बनावे। 119 कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो बिल्कुल सही है, रटंत स्मृति। रटंत स्मृति अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। रटंत स्मृति प्रेरणा का घटक नहीं है। रटंत स्मृति प्रेरणा का घटक नहीं है। 120 निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? साथियों जहां भी नहीं होगा वैसे प्रश्नों को आप बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और 2-3 बार पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे प्रश्नों को आप गलती करके ही आते हैं, ये कन्फर्म है। तो ये प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो इसका उत्तर बिल्कुल है डी, स्फूर्ति अवस्था। स्फूर्ति अवस्था किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। 121 निम्नलिखित में कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? यहाँ ये भी नहीं के साथ है। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो आर्मी अल्फा परीक्षण। इसका उत्तर है आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। 122 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो बिल्कुल सही आपने, आत्म केंद्रित व्यवहार। इसका उत्तर है आत्म केंद्रित व्यवहार, डी। अर्थात आत्म केंद्रित व्यवहार सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। 123 मांगोलिक प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? मांगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? मांगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? इस टेस्ट को गुरु दक्षिणा स्वरूप 10 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें सेवा भावना के साथ, क्योंकि उनमें से जो साथी बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित होंगे तो आपको दुआ जीवन भर देंगे। और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट अपलोड किया जा रहा है।
तो अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं रहेंगे तो आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से 10 शिक्षक साथियों को इस टेस्ट को आप जो कर रहे हैं अभी इसको शेयर करेंगे। तो 123 का उत्तर साथियों ये है 20 से 25, अर्थात मांगोलिज्म एक प्रकार के मानसिक मंदापूर्ण बालकों का बुद्धि स्तर प्रसार होता है 20 से 25। 124 व्यक्तित्व समायोजन का प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तित्व समायोजन का प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण। डी व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण। 125 निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? तो बिल्कुल अभिनव सृजनात्मक, सी ऑप्शन के साथ। अभिनव सृजनात्मक टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है। 126 बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डैश। इसका उत्तर है साथियों बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम। 127 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो 127 का उत्तर क्या होगा साथियों? बिल्कुल आपने सही लगाया है, सी सामाजिक पारस्परिक क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। 128 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंधों को सही प्रकार से सूचित करता है? साथियों प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर को हम 2 से 3 बार पढ़ते रहे हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि बार बार जब एक ही प्रश्नों को आप सुन लेंगे तो उत्तर आपको याद हो जाएगा। तो YouTube पर ऐसा वीडियो देखने को आपको दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस चैनल को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में बिल्कुल सरप्राइज कुछ आपको मिलने जा रहा है। 128 का उत्तर है ए विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। अर्थात विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। 129 पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभवों से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल आपने सही, इसका उत्तर है सी स्कीमा। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। 130 एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु को बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में ZPD भी कहा जाता है। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु को बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है।
निम्नलिखित में कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD भी कहा जा सकता है। आपको हिंदी के जगह इंग्लिश का भी शब्द दिया जा सकता है कि ZPD किसे कहा जाता है। 131 समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो 131 का साथियों निश्चित रूप से आपने सही मारा है। ये लैंगिक जेंडर के रूढ़ियों का सामना करने के लिए, ये लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, अर्थात समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना और प्रस्तुत करना जो पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीति है। 132 निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। क्या होगा इसका ऑप्शन 132 का? तो बिल्कुल आपने सही इसका ऑप्शन मारा है। इसका ऑप्शन होगा ए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। 133 निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? साथियों, सीटेट KVS के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका नंबर है 9472342737 अर्थात 9472342737। इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आप अपना नाम और जिला के नाम के साथ मैसेज करें। यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। तो 133 का उत्तर साथियों बिल्कुल सी है, सुरक्षित रखने की योग्यता। सुरक्षित रखने की योग्यता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। 134 जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप से में देखते हैं? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो बिल्कुल सही आपने लगाया है। इसका उत्तर है साथियों ये सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। अर्थात जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। 135 निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो साथियों इसका ऑप्शन आपने बिल्कुल सही मारा होगा। इसका ऑप्शन है ए, अर्थात मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस, चारों ऑप्शन के साथ है ये। 136 हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो 136 का उत्तर साथियों जल्दी से जल्दी आप टिक मारे। निश्चित रूप से आपने मारा है सही, अंतर्वैयक्तिक, अर्थात इसका उत्तर डी है। 137 अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन करें।
क्या है? तो इसका सही है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। जिसको हम जेंडर में बीएड में डीएलएड में भी पढ़े हैं। एक 138, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो 138 का साथियों निश्चित रूप से आपने सही मारा है। इसका उत्तर साथियों सी है। बिल्कुल सही आपने। प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना विश्वास करना, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना विश्वास करना प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना विश्वास करना प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। 139, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो साथियों यहां भी नहीं पूछा जा रहा है। जहां भी नहीं होगा वैसे प्रश्नों को आप बहुत ही गंभीरता से पढ़ेंगे, नहीं तो जानते हुए भी आप उत्तर गलत लिख कर आएंगे। तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से ए है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। 140, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार हैं या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रधान शिक्षक में चयनित हों। तो निश्चित रूप से साथियों सब्सक्राइब कर ले, हमारे द्वारा ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसका उत्तर साथियों आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है ए, विशिष्ट शिक्षा योजना। अर्थात विशिष्ट शिक्षा योजना समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विशिष्ट शिक्षा योजना समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विशिष्ट शिक्षा योजना समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 141, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? तो साथियों इसका उत्तर बिल्कुल सही मारा है। इसका उत्तर है सी, इसका उत्तर है सी, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने की कमी है। 142, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो निश्चित रूप से साथियों आपने इसका उत्तर सही बनाया है। नहीं बनाया है तो आप अपने उत्तर को करेक्ट नहीं करेंगे। इसका उत्तर है डी, सृजनात्मक बच्चों की। अर्थात एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता सृजनात्मक बच्चों की एक प्राथमिक विशेषता है। 143, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ
कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। तो 143 का उत्तर साथियों क्या होगा, सोचिए। आज अगर आप मेहनत कर लिए, ये 10 दिन अगर आपने मेहनत कर लिया तो पूरे जीवन आपका दशा और दिशा दोनों चेंज हो जाएगा। बहुत बड़ा आपके साथ टैगलाइन लग जाएगा, बीपीएससी का टैगलाइन लग जाएगा, बीपीएससी प्रधान शिक्षक का। नहीं तो अभी आपके साथ जो टैगलाइन लगा हुआ है, नियोजित शिक्षक का टैगलाइन लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से इस 10 दिन में उतना मेहनत कर दीजिए कि लोग और समाज और विद्यार्थी आपको एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में देखें। इसलिए हमारे तरफ से ये सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक मॉक टेस्ट को कम से कम 2 से 3 बार इस माइंड सेट के साथ बना लें। इस माइंड सेट के साथ कॉपी कलम पर ABCD करके बनावें कि आप परीक्षा हॉल में ही बैठे हुए हैं, और बिल्कुल 1.5 घंटा में ही बनाएंगे। क्योंकि 2 घंटा आपको वहाँ दिया हुआ है, आपको 90 मिनट में ये टेस्ट ऑर्गेनाइज अपने आप को करना है, अपने आप को ये मानना है। चूँकि आप स्वयं गुरुजी हैं, आप स्वयं शिक्षक हैं, तो आपको अपने आप को विद्यार्थी मान के टेस्ट देना है हमारे साथ। तो YouTube पर आपको मेरा इसके पूर्व, ये तीसरा वीडियो है, इसके पूर्व 2 वीडियो और दिया गया है मॉक टेस्ट का। आप उसके साथ लगातार जितना भी टेस्ट है, चूँकि 21 तारीख तक लगातार टेस्ट दिया जाएगा, तो सभी टेस्ट को कम से कम 2 से 3 बार कर लेंगे। अगर कर लिया तो कागज कलम पर आप लिख लें कि आपको पास होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। तो आप पास करें, और पास करके आके आप हमको मिठाई खिलाएं, ये हमारी शुभकामना है। हम समस्तीपुर से हैं, समस्तीपुर कहीं कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए जैसा सुझाव दिया जाता है आप निश्चित रूप से करेंगे। तो 143 का उत्तर साथियों है बी, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, अर्थात दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। 144 सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेश कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सही मारा है। इसका उत्तर साथियों सक्रिय रूप से, इसका उत्तर है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, बी ऑप्शन के साथ है। अब 145 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। तो 145 का उत्तर साथियों सी है, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, अर्थात दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। 146 एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए बजाय डैश के। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो 146 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है बी, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य, अर्थात एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। 147
निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों के अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो बिल्कुल आपने सही बनाया है। इसका उत्तर है अन्वेषण एवं परिचर्चा, बी। अन्वेषण एवं परिचर्चा बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। 148 निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? तो ये कूट है, इसको हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आप देखें इसका क्या कूट सही है। जो कूट आपको सही बुझा रहा है आप उसको बनावे और टाइम के साथ बनावे, क्योंकि यही समय की पाबंदी आपको परीक्षा हॉल में भी रहेगी। आप जानते हुए भी प्रश्नों को छोड़ के आएंगे, इसलिए हमारे साथ टाइम बाउंडेशन के साथ यूट्यूब पर आप वीडियो को खोल दें और कॉपी कलम लेकर ही बनावे, तब तो आप परीक्षा हॉल में सारे प्रश्नों को हिट करके आएंगे। नहीं तो निश्चित रूप से प्रश्नों को छोड़ के आएंगे। ऐसा आप आज लिख लें मेरे साथ। तो 148 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही मारा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, अर्थात प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम और साथी को समझना और स्वयं से प्रश्न करना। 149 निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? निम्न में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो निश्चित रूप से आपने सही बनाया होगा। पढ़ ले सभी ऑप्शनों को आप पढ़ ले। जल्दी जल्दी आपको पढ़ना होगा, पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। निश्चित रूप से इसका ऑप्शन है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये ऑप्शन बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। और अंतिम प्रश्न, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अंतिम प्रश्न के साथ हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, गुरुदक्षिणा स्वरूप आप ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे कि इस टेस्ट को कम से कम 10 शिक्षक साथियों को जरूर सेंड करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है 2000 प्लस शिक्षक इस चैनल के द्वारा चयनित हो। तो हमारे इस नेक कार्य में आप भी सहयोगी बने। आपको शेयर करने में न पैसा लगेगा न कोई अतिरिक्त समय लगेगा। आपको जिनको भी लग रहा है कि हमारे वो मित्र बीपीएससी प्रधान शिक्षक का फॉर्म भरे हैं, तो उनको ये टेस्ट उपलब्ध करवा दें, क्योंकि वो नहीं जानते होंगे। जिनको मिल गया है वो कम से कम, चूँकि गुरु अगर कोई गुरु दक्षिणा मांगता है तो उसको इनकार नहीं किया जाता है। और चूँकि टेस्ट ऑर्गेनाइज मैं आपको करवा रहा हूँ, आपने हमको गुरु का दर्जा दिया है, तो आप 10 शिक्षक साथियों को इस टेस्ट को निश्चित रूप से सेंड करें। ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे, ये हम आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ 150 का उत्तर डी है, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। अर्थात एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। साथियों, आपने इतना प्रेम से इस सेट को बनाया, आप बिल्कुल गंभीरता से परीक्षा हॉल में बैठे हुए एक विद्यार्थी की तरह हमारे कहने पर आपने इस सेट को बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।